हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एनडीए और एनए के बारे में कंप्लीट जानकारी। यहां पर आपको यह बताऊंगा कि एनडीए और एनए एग्जाम होता है वो कैसे दिया जाता है और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, उसकी कट ऑफ कितनी आएगी और उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आएगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको ये पता तक नहीं है कि एनडीए और एनए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही क्या उन्हें जॉब मिल जाती है या फिर उन्हें कुछ और भी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि रिटेन क्वालिफाई करने के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहां पर जो यूज होगा वो होगा आपका क्या, एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 डेज का होता है। तो उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैं बताऊंगा। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपको यहां पर एसएसबी में क्या क्या कराया जाता है और उसके बारे में हर एक चीज आपको मैं बताते हुए यहां पर नजर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एनडीए के बारे में। यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये आपके सामने एक बिल्डिंग जो दिख रही है ये है आपकी एनडीए, जो कि आपकी क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। अब ये एनडीए है क्या? तो एनडीए जो है एक आपकी ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि आपको यहां पर ट्रेनिंग देती है 3 साल या फिर 4 साल, डिपेंड करता है कि आप कौन से विंग के लिए गए हुए हो। इसके साथ साथ एक और आपको बिल्डिंग यहां पे नजर आएगी जो है ये एनए यानी कि नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी आपको दिख रही होगी यहां पर, यह है आपके सामने। इसके अलावा देखिए अब यहां पर ये जो आपको एक लोगो दिख रहा है जहां पर लिखा है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। तो ये एनडीए का ये लोगो है जहां पर वो ये बताते हैं कि सर्विस सबसे पहले आती है। मतलब आपके जो भी लोग हैं या फिर आपका सेल्फ जो है उससे भी पहले आपकी सर्विस है। और ये ही चीज आपको एक प्राउड मोमेंट लेके आती है और एक ऐसा पर्सन बनाती है जो कि एक भीड़ से हट के होता है। क्योंकि आप जब भी देखोगे जितने भी वॉर हुए हैं, चाहे उसमें इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट की है या फिर इंडियन नेवी की है या फिर इंडियन एयरफोर्स किया है, तो जो सबसे फ्रंट पे होते हैं वो होते हैं उनके ऑफिसर्स, और वो ऑफिसर्स देता है एनडीए एंड एनए, इसके अलावा सीडीएस और एफकैट। तो इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जो ऑफिसर बन के आते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो या फिर इंडियन एयरफोर्स में हो या इंडियन नेवी के अंदर हो, तो ये सब में जो फ्रंटियर होते हैं, जो सामने आते हैं, वो होते हैं आपके 2 स्टार के ऑफिसर्स के अलावा जो भी प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं वो। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ और जानकारियां। जैसे यहां पर मैं बताऊंगा आपको एनडीए के बारे में, अबाउट एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहां पर आपको नजर आ रहा है यहां पे कि देखिए ये जो है एकमात्र पहली जो है ये ज्वाइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर तीनों फील्ड के यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और साथ ही साथ एनडीए तीनों के ही कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा चलिए यहां पर देखेंगे तो ये जो है इसकी अगर स्टार्टिंग फाउंडेशन की बात किया जाए अगर, तो वो किए थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर क्या 1949 को ही इसका क्या किया था, फाउंडेशन, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था आपका। अब इसके बाद से ये जब स्टार्ट हुआ तो वो था आपका 7 दिसंबर 1954, ठीक है। तो ये कमीशन हुआ था। आप यहां पर एक फोटो देखेंगे यहां जहां पे आपको नजर आएगा, ये बहुत पुरानी फोटो है जहां पे खड़कवासला जो कि पुणे के पास में है, पुणे में ही है वो, और वहीं पर एनडीए है। उसकी शुरुआत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने 6 अक्टूबर 1949 को स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियां देखते हैं यहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो ये जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, क्या खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में ये लोकेट करती है, जो है आपकी क्या एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक ट्रेनिंग एकेडमी है। इसके अलावा जो एनए है यानी कि ये आपकी नेवल एकेडमी, वो एजिमाला कन्नौर में है, जो कि कन्नौर कहां पर है, ये केरला में है। तो ये केरला में है जहां पर नेवल एकेडमी
है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको दिख रही है जो कि एनडीए की है, और ये आपकी एनए की इससे पहले भी हमने फोटो में देख रखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियां यहां पर कि आप क्यों इसे एक करियर के ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। देखिए एक चीज तो ये है कि ये एक ऐसा संस्था है या ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर 12th के बाद ही आपको ऑफिसर रैंक की जॉब मिलती है। ठीक है, 12th के बाद सिर्फ 12वीं के बाद 12वीं कर लेंगे उसके बाद से आपको ऑफिसर का रैंक के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है जब आप एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे तब। तो ये तीनों ही विंग में जाते हैं। इसके अलावा देखिए तो ये अगर मैं बात करूं सबसे पहला पोस्ट अगर इंडियन आर्मी के बारे में बात करूं तो वो होता है लेफ्टिनेंट की पोस्ट। इसके अलावा अगर सब लेफ्टिनेंट बात करूं तो वो होता है इंडियन नेवी के अंदर, और फिर आता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर जो होता है इंडियन एयरफोर्स के अलावा। ये पहला कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक होता है तीनों ही आर्म फोर्सेस के विंग में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो। तो ये तीनों चीजें हमने यहां पर देख लिया। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा 3 फोटो। देखो ये आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर्स हैं जो कि आपके सामने यहां स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, अगर ये ऐसा यूनिफॉर्म आप भी पहनना चाहते हैं, आप भी अपने शोल्डर पे ऐसे बैजेस यहां लगाना चाहते हैं, ऐसे स्टार लगाना चाहते हैं, तो फिर आप भी लग जाइए एनडीए की प्रिपरेशन के लिए और देन एसएसबी इंटरव्यू के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारियां हमारे एनडीए के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अभी देखेंगे आप, यहां दिख रहा है कि ये 12th के बाद ये एक जॉब होती है, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था। हाँ, ये चांस होता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडिया के लिए सर्व करने का। ये एक ऐसी जॉब होती है जो आप प्राउडली कह सकते हो कि आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी के फ्रंटियर हो, जो कि देश की सेवा कर रहे हो। देशभक्त का एक टैग भी रहता है एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स या पर्सन को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये प्राइड और सेटिस्फैक्शन की एक जॉब होती है जहां पर आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैं एक ऐसा ऑफिसर हूं जो कि आप देश के जितने भी नागरिक हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी नागरिकों को, तो गवर्नमेंट या फिर ये फोर्स जो है आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स वगैरह रहता है जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत यूजफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए जैसे ये एनडीए की ही ट्रेनिंग के दौरान की एक फोटोग्राफ आपके सामने है जहां पे ये हॉर्स राइडिंग करते हुए हमारे कैडेट्स नजर आ रहे हैं। यहां आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स के कैडेट्स हैं जो कि यहां पर मार्चिंग के दौरान नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जानकारियां। जैसे यहां पर एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये पूरा जानकारी एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि यही काम आने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि 10th क्लास में है या फिर 10th से पहले है, तो उस बच्चे को आप गाइड कीजिए कि इन फ्यूचर जाकर वो क्या करे, यूपीएससी की तैयारी करना है अगर उसको, तो ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है जो कि है आपका क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको जो एनडीए और एनए का रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी है साल भर में 2 बार होती है। ये एक होती है अप्रैल में और एक आपका सितंबर में। ये रिटन एग्जाम का डेट उस मंथ में आता है, नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है। तो जैसे एनडीए अगर फर्स्ट की बात करें तो अभी 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट हुआ था। अगला जो है वो आपका सितंबर में, वो भी 3 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी। अब एग्जाम का मोड क्या होगा, वो होगा ऑफलाइन, यानी कि यहां पे आपको बबल्स भरने होंगे। ऑफलाइन होती है ये, ओएमआर सीट आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलता है और साथ ही साथ ओएमआर सीट भी मिलता है। यहां पर कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां पर
कैंडिडेट्स, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एनडीए का रिटन एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं, इस फोटोग्राफ में भी और यहां पर भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहां पर कुछ और चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड। जैसे अगर एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो स्टार्ट में ही बताया था, ये दो पार्ट में होता है। एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि ये जो एसएसबी इंटरव्यू की है उसकी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं पर्सनली भी 14 टाइम्स एक्सपीरियंस किया हुआ हूं, जहां पर 7 टाइम्स में कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा हूं, यानी कि डे 5 तक पहुंचा हूं। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहां पर बताते हुए नजर बताऊंगा कि क्या गलतियां कर सकता है एक कैंडिडेट्स और कहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर गलतियां हुई है तो उसको सुधार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए यहां रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम दो पार्ट में होता है। जो एक होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि यहां पर 12th में मैथमेटिक्स 11 12th में होना चाहिए, तो यानी कि आपको 11 12th का मैथमेटिक्स यहां पर नजर आएगा। उसके अलावा एक होता है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। फर्दर अगर बात करेंगे तो जनरल एबिलिटी टेस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है आपका जनरल नॉलेज। तो ये दोनों ही चीजें होती है। इसकी मार्किंग मैं बताऊंगा यहां पर आगे चल के। जैसे देखिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि ये क्या कर रहे हैं, रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा इनका चेस्ट नंबर यहां पर नजर आ रहा है, तो इनकी पहचान ही क्या होती है, उनका चेस्ट नंबर होता है, क्योंकि वही चेस्ट नंबर उनका नाम होता है उस 5 डेज के लिए। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये 47 14, तो ये आपके हो जाएंगे। चलिए अब पैटर्न की बात करूंगा मैं एग्जाम के, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखिए ये मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के होते हैं 120 क्वेश्चंस और पूरा टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर 30 मिनट आपको मिलता है। यानी टोटल 150 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। मार्क्स की अगर बात किया जाएगा 300 मार्क्स। मैथ्स है तो सीधा आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है। निगेटिव मार्किंग होती है कितना, 1/3, यानी कि 2.5 मार्क्स का 1/3 करेंगे तो 8.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप निगेटिव किए हैं तो। जीएटी की बात करें तो दो पार्ट में, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज टेस्ट। यहां पर इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपके जीए एंड जीके के होते हैं 100 क्वेश्चन। ओवरऑल आपको यहां पर भी 2.5 घंटे, सेम डे एग्जाम होता है। दो फर्स्ट शिफ्ट में होगा मैथमेटिक्स, देन एक ब्रेक होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश या जीएटी, सीधे सीधे बोल सकते हैं जीएटी का टेस्ट होता है, जो कि होगा आपका कितना, 2.5 घंटे का। लेकिन ये होते हैं 600 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपको यहां पर 4 मार्क्स का होगा और अगर डिडक्ट करने की बात होगी तो 1/3 यानी कि 1.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप निगेटिव करते हैं तो यहां पर आपको दिख गया टोटल 300 मार्क्स प्लस 600 मार्क्स यानी 900 मार्क्स का आपका होता है रिटेन एग्जामिनेशन। 900 मार्क्स आपको रिटेन एग्जामिनेशन से स्कोर करने का मौका होता है। जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की आपकी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इतने तक लिमिट नहीं होता है, एसएसबी इंटरव्यू भी होता है। अब जैसे देखिए यहां पर मैं बात करूं इंडियन ने, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ये आपके कुछ कैंडिडेट्स है, तो यहां पे इंग्लिश और जीके भी नजर आ रहा है। 2 पार्ट हो गए आपके, दोनों पार्ट आपको यहां नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जानकारियां। जैसे मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं, देखिए 2.5 नंबर और 4, यहां पर -0.83 एंड देन 1.33, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था। अब यहां पर ओएमआर होता है, देखिए आपको क्या करना होता है, यहां बबल को पूरा भरना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अलग अलग विंग है। जैसे यहां पर नजर आ रहा होगा आपका फॉर आर्मी विंग ऑफ एनडीए, उसके लिए 12th क्लास पास कैंडिडेट्स और 12th पैटर्न ऑफ क्या था, स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ एयरफोर्स की अगर बात करें तो आपका क्या, 12th क्लास पास ऑफ स्टूडेंट 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल, जहां पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है।
यहां पर भी मैं बात करूं तो यहां भी वही चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी दोनों के लिए था, ये एक है फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट इंडियन नेवल एकेडमी। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, जो भी बच्चे क्या जेई मेंस का रिटेन दिए हुए हैं और उसमें क्वालिफाइड हैं, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में जाने का। एनडीए रिटेन एग्जामिनेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जिसके थ्रू आप सीधे एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे। वहां जाने का क्राइटेरिया होता है, आप फॉर्म भरें, उसके साथ साथ आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ध्यान यह रखना होगा कि जेई मेंस, JEE मेंस में आपके स्कोर जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा। यानी वो स्कोर ही आपका क्या होगा कि कट ऑफ क्लियर कराने के लिए काफी है। तो वो आप अच्छे से देना। और जो भी कैंडिडेट्स जेई एडवांस या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इवन उन स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने का, या फिर वहां से सीधे सीधे ऑफिसर बन जाने का। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्या कि आपको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो जेएनयू से इंजीनियरिंग करने को मौका मिलेगा उसके थ्रू ही। क्योंकि एनडीए में अगर आप गए, नेवी और एयरफोर्स, यहां पे दिख रहा है नेवी के लिए, तो वो 4 साल की डिग्री मिलेगी आपकी, इंजीनियरिंग की डिग्री, जो कि बाद में भी आपके काम आ जाएगा। जब आप रिटायर होके आएंगे तो भी काम आता है। बहुत ही शानदार ये जॉब होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ये आपके इंडियन आर्मी, इसके अलावा इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैडेट्स नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहां पर कुछ और जानकारी है। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो वही होता है 16 से 19, या बोल सकते हो कि 15.5 से लेके 18.5 तक होता है आपका क्या एज लिमिट। अब देखो यहां पर क्या था, पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनको इक्वलिटी के लिए क्या किया कि फीमेल को भी एलिजिबल कर दिए हैं। अब मेल और फीमेल सब बराबर हैं, यानी कि अब फीमेल भी एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन दे सकती है और एनडीए के थ्रू क्या कर सकती है, वो क्वालिफाई कर सकती है। दूसरा एक चीज और है, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जहां रिजर्वेशन कुछ नहीं है, यानी कि हर एक चीज सबके लिए फिर बराबर हो जाएगा। यानी मेल की भी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वही आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल पैरामीटर जो है वही फीमेल का भी होगा। इवन इसके अलावा आपका ना ही यहां पे कोई कास्टिज्म चलेगा, ना ही आपका रिलीजन चलेगा। यानी कि यहां पे कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। यहां सब बराबर होंगे, यानी कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्राउडली आप बोल सकते हो कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है और ये जॉब पाया हुआ है। तो यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, डरने की किसी को बात नहीं है, सब बराबर है। फाइट बराबर की होगी तब मजा आएगा ये एग्जाम क्वालिफाई करके और एक ऑफिसर बनने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, देखिए बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, यहां पर इनके मासूम से ऐसे चेहरे देख के भी नजर आ रहा होगा कि ये अभी बच्चे ही हैं, जो कि कितने, वही 16 से लेके 19 एज के बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं और जाके फिर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका होता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर एनडीए के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स का। यहां पर कैलकुलस आता है 20 से लेके 25 क्वेश्चंस, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आपके और 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये हमारे 12th के पूरे दिख रहे हैं, 11th और 12th के ही ये पूरे चैप्टर्स हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स है। इसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग यहां पर इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में देखिए स्पॉटिंग एरर आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा, इसके अलावा सिलेक्टिंग वर्ड्स आएंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। टोटल मिला के आपके होंगे 50 क्वेश्चन, जो कि 200 मार्क्स के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहां पर और देखते हैं एक और सेक्शन जो है आपका क्या, जनरल नॉलेज, जहां पर आपके कई पार्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
जनरल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी वाला पार्ट भी आएगा। यहां पर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ओवरऑल ये पूरे सब्जेक्ट्स ही दिख रहे हैं। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन यानी कि 400 मार्क्स। तो टोटल मैथ्स, इंग्लिश प्लस जीके मिला के आपके 900 मार्क्स हो जाएंगे और टोटल 5 आवर्स का 2.5 + 2.5 5 आवर्स का आपका क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये था सिलेबस के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या, एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 आपका जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जब भी रिटेन क्वालिफाई करके जाएंगे एसएसबी सेंटर्स पे, जो कि अलग अलग हैं, जैसे अगर इंडियन आर्मी की मैं बात करूं तो आपका प्रयागराज, भोपाल और बेंगलोर, इसके साथ साथ आपका अगर मैं नेवी की बात करूं तो कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, भोपाल और बेंगलोर भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर एयरफोर्स की बात करूं तो देहरादून, वाराणसी, मैसूर जैसे सिटीज में आपके एएफएस भी हैं, यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हैं। तो ये अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड्स हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने जाएंगे। वहां पर जैसे रिटर्न आप क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफिकेशन के बाद से आपको चॉइस दिया जाता है कि किस डेट पर कौन से एसएसबी में आप जा सकते हैं। वो आपकी चॉइस होती है, आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। उसकी लिमिटेड सीट होती है हर डेट पर, तो वो डेट के अकॉर्डिंग आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना सीट बुक कर लीजिए ताकि आप जाके उस डेट पर इंटरव्यू दें। अब वहां पे क्या होता है, सबसे पहले अगर आप जाएंगे एमसीओ ऑफिस रेलवे स्टेशन, जैसे मैं अगर बात करूं प्रयागराज का, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एमसीओ ऑफिस आपको जाके रिपोर्ट करना होगा। वहां पर आपके इंडियन आर्मी के लोग आएंगे और वो आके आपको अपनी बस के थ्रू लेके आपको सीधे सिलेक्शन बोर्ड जाएंगे। वहां पर जाने के साथ ही आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करना होता है, जहां पर सबसे पहले आपको एक पीआईक्यू फॉर्म दिया जाता है। बाकी आपका बैग और मोबाइल फोन्स भी जमा किया जाता है। पीआईक्यू फॉर्म यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म जो होता है वो आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद से वो आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं और फिर आपको क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि यहां पे मैं बात कराऊंगा। जैसे ये था OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग करके होता है, जहां पर वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है, जहां पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्या होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल। बहुत ही पुराने क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है वो क्वेश्चंस बोल सकते हैं। इजी होता है, बहुत इजी, 20 मिनट्स में अराउंड 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आप कौन से एसएसबी गए हुए हो, क्योंकि एक एसएसबी जो है जैसे प्रयागराज है वहां पर भी 4 या 5 एसएसबी आपके हैं, जैसे कि एसएसबी 11, एसएसबी आपके 17 ऐसे करके रहते हैं। जैसे कि अगर भोपाल में बात करूं तो 20, 21, 22 और आपके 33 जो कि नेवी का है। तो यहां पर बात करोगे, देखिए अब ये आप टेस्ट देंगे, कौन सा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। देन आपका सेकेंड स्टेज आता है जो होता है पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब ये डिस्क्रिप्शन टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन क्या होता है, तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ आपको दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए यहां पर था, अब देखिए यहां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रहा होगा यहां पे धुंधला सा थोड़ा। अब होता क्या है कि 30 सेकेंड के लिए ये स्क्रीन पर फ्लैश कराया जाता है। एक हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा जहां पर ये स्क्रीन पर आपको फ्लैश कराया जाएगा और 30 सेकेंड तक आपको ऑब्जर्व करना होता है। एक आपके पास सीट होगी जहां पर आप पेन से लिख रहे होंगे और वहां पेन से लिख रहे होंगे तो उसमें कुछ कैरेक्टर, जैसे ये आपके जितने भी कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर फोटो है जहां पे टोटल 7 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। उसमें एक कोई होगा जो आपका हीरो रहेगा, सेंट्रिक हीरो रहेगा, उसके बारे में आपको बाकी के जो 4.5 मिनट 4.5 मिनट मिलेगा उसमें आपको लिखना होता है। तो पूरी एक स्टोरी छोटी से लिखनी होती है, एक पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ में ऐसे करके लोग बोल सकते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके आप एक स्टोरी बनाएंगे जहां पर उसमें उस पर्सन या फिर अपने हीरो के बारे में कुछ बताएंगे, देन बताएंगे कि ये चीजें यहां पे क्या घटित हो रही है। देन आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे जहां पर उनकी हैप्पी एंडिंग या फिर फ्यूचर आप वहां पे बता रहे होंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान देना होता है कि ये सब लिखते टाइम पे जो ऑयल की यूज यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है
उसको भी ध्यान रखना होता है। जो भी आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर है जो, उसको आप जरूर यहां पे इन्वॉल्व करके लेके आने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर हेल्पिंग नेचर के हैं, नेचुरली है, तो आप अपना हेल्पिंग नेचर यहां पे जरूर दिखाओ। अगर आपके अंदर कॉरेज है तो आप वहां पर जरूर दिखाओ अपनी स्टोरी के अंदर, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ये हो जाएगा तो यहां स्टोरी लिखने के बाद से आपको एक हॉल में लेके जाएंगे और ले जाने के बाद से वहां कुछ ऐसे ही सेमी सर्कुलर पैटर्न में आपको बैठा दिया जाएगा। सेमी सर्कुलर पैटर्न में बैठाया जाएगा। यहां पर कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर आपको नजर आ रहे हैं और यहां 3 ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं, जहां पर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और आपके साइकोलॉजिस्ट तीनों ही बैठे रहेंगे। तो ये तीनों ऑफिसर्स रहेंगे। यहां क्या करना होता है कि जो आपने स्टोरी लिखी हुई है उस स्टोरी को यहां पे नरेट करना होता है विद इन 1 मिनट। यहां पर ध्यान यह रखना होता है कि जब भी आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं उस दौरान आपको कोई भी सैल्यूटेशन यूज नहीं करना है, यानी कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये सब नहीं यूज करना है। सीधे आपको खड़ा होके, और आपका अगर टर्न है तो जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, खड़ा होके बोला गया है तो खड़े होके बोलना है, अगर बैठ के बोला गया है तो बैठ के, जैसा भी इंस्ट्रक्शंस है वो ध्यान से सुनना है। क्योंकि यहां पे सबसे पहले यही चीज जरूरी होती है कि आप एक अच्छे लिसनर बनो एक अच्छे स्पीकर होने से। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। अगर बैठ के बोलना है तो आप जैसे ही ये स्टोरी खत्म करेंगे आपका विद इन 1 मिनट, देन आपके नेक्स्ट कैंडिडेट अपने आप वो स्टार्ट कर देगा अपना स्टोरी नरेट करना। ऐसे ही हर कोई, जब लास्ट पर्सन, एंड वाला जो पर्सन है, जैसे हो सकता है कि ये ग्रुप टोटल 12 पर्सन का है, तो 12 पर्सन जैसे ही अपनी स्टोरी नरेट करके फिनिश करेगा, सीधे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर पूरे पर्सन, जो भी ग्रुप है, वो सभी लोग ये डिसाइड कर रहे होंगे कि एक कॉमन स्टोरी क्या निकाला जाए। और वहां पे फिर एक दूसरे से कभी कभी अपोज होना पड़ता है, कभी कभी किसी चीजों से आपको क्या करना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है। उस दौरान ये जो भी ऑफिसर्स तीनों होते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट में। देन आपको यहां से फिर बाहर आपको बोला जाता है कि हाँ आप अब जा सकते हैं। देन थोड़ी देर बाद शाम तक आपको क्या करते हैं, लंच कराने के बाद से दोपहर में फिर एक लाइन में आप खड़े रहेंगे, जहां पर स्टेज से ये जो भी ऑफिसर्स हैं ओवरऑल, वो लोग वहां पर चेस्ट नंबर बताएंगे। जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाएगा उसको फिर पूरी भीड़ से अलग किया जाएगा और रेस्ट भीड़ को वहां पर टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा और वापस से उनको एमसीओ ऑफिस यानी कि रेलवे स्टेशन या जो भी जहां से वो जाने वाले हैं वहां तक छोड़ दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स रुक गए थे यानी स्क्रीन इन हो गए थे, उनके लिए स्टेज 2 स्टार्ट होगा। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको स्टेज 2 दिखेगा। स्टेज 2 में सेकेंड डे, सबसे पहले मैं बात करूंगा सेकेंड डे की। दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है साइकोलॉजी टेस्ट होता है फर्स्ट हाफ में, मतलब मॉर्निंग में आपका सुबह ही बुला दिया जाता है और आफ्टरनून तक आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, जहां पर 4 पार्ट होता है। वो होता है एक आपका क्या, टैट यानी थ्योमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये होता है आपके सामने, ये दिख रहा है जैसे कि मैं बताया था पिक्चर परसेप्शन में, वैसा ही एक आपको जैसे ये दिख रहा है ना, वहां पर एक ही आपके स्क्रीन पर इमेज दिखाया गया था। यहां पर टोटल 11 स्टोरी लिखना होता है, जिसमें 10 तो आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, एक ब्लैंक आता है, जो ब्लैंक रहेगा उस पर आप अपने मर्जी से कोई एक स्टोरी लिख रहे होंगे। तो ये होता है आपका क्या, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि TAT। टोटल 11 स्टोरी लिखनी होती है यहां पर और हर इमेज 30 सेकेंड के लिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश कराया जाएगा। एक पहले फ्लैश कराया जाएगा, देन 4.5 मिनट आप रिटर्न राइट करेंगे, वहां पर स्टोरी लिखेंगे। देन अगला फिर फ्लैश कराया जाएगा, वहां पर वार्निंग भी दिया जाता है और उसके बाद सेकेंड थर्ड ऐसे ही करके टोटल 11 स्टोरी लिखना होता है। देन सेकेंड पार्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT। इसमें क्या होता है, 15 सेकेंड के लिए आपके स्क्रीन पर एक वर्ड रहता है यहां पर। तो यहां पर जो भी पहला आपका सेंटेंस बन रहा है आपके माइंड में वो लिखना होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव चीजें लिखा जाए। जैसे अगर किल देखा जाए तो अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है,
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकता हूं कि किल योर बैड हैबिट, बस आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे किल योर बैड हैबिट्स आप लिख सकते हैं। एक सेंटेंस बन गया जहां पर किल वर्ड का यूज हुआ है और वो वहां पर डोमिनेट भी कर रहा है वो वर्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर एक होता है क्या, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, टोटल 60 आपके होते हैं क्या, सिचुएशंस दिए रहते हैं जिसपे आपको रिएक्ट करना होता है और टोटल टाइम आपके पास होता है 30 मिनट। एक बुकलेट रहता है जिस बुकलेट के अंदर सारे आपके क्या SRT दिए रहते हैं और एक लाइन या 2 लाइन वहां पे रहता है जिसके अंदर आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं अगर एग्जांपल के तौर पर, तो यहां आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा है SRT, जैसे व्हेन ही वांटेड टू स्टडी हिज रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड हिम, ही अब क्या करेगा वो, तो यहां पर अलग अलग है। अब यहां पर ये बोल सकते हैं कि ही, फिर यहां क्या कर सकते हैं, तो ये एक चीज आप बोल सकते हो कि मेक ग्राउंड रूल्स, ऐसे बोल सकते हैं क्या, कुछ रूल्स आप बना लेंगे अपने रूममेट के साथ। आपको ये नहीं करना है बाद में माना नहीं माना, वो बाद की बातें है। आपके अंदर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, तो आप वहीं कि ग्राउंड रूल बनाइए कि ऐसे रहना है, इतने टाइम पे पढ़ना है, या ये चीजें नहीं करनी है। वो सारी चीजें वो बाद की है, वो आपके माइंड में चलनी चाहिए, पर पहला आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए वो यहां पर आप लिखेंगे। बस एक लाइन या छोटा सा एक सेंटेंस आप बोल सकते हो, उतना ही लिखना है और आगे बढ़ जाना है। देन आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये एक होता है जो पूरा कॉन्शियस होता है, जो होश हवास में आप लिख रहे होते हैं, जहां पर आपको लिखना होता है आपके पेरेंट्स का ओपिनियन, आपको लेके आपके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी आपको अपने पेरेंट्स से ये जानकारी लेना चाहिए कि वो आपके बारे में सही सही क्या सोचते हैं। तो कुछ निगेटिव चीजें हो सकती है, कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती है, वो सारा चीज आप पहले से ही लिख के रख लो। हर एक चीज ये आप पहले से प्रिपेयर्ड करके जाओ, लिख के जाओ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये चीजें नहीं हो सकती है जब वहां पे जाओगे तो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। विद इन 15 मिनट आपको ये सारी चीजें लिखनी होती है। देन आप टीचर्स या एम्प्लॉयर्स ओपिनियन, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर्स ओपिनियन लिखोगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सीधा आपके जो बॉस होंगे उनका ओपिनियन आपको लेके क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद आपके फ्रेंड्स या कलीग्स ओपिनियन, जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन लिखोगे, या फिर कलीग्स अगर जॉब वाले हो तो आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही चीजें आपको लिखना होता है। देन सेल्फ ओपिनियन, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये चीजें होंगी। देन ये होगा कि आपका एम या इंस्पिरेशन या नई क्वालिटीज क्या है, आपका एम क्या है या इंस्पिरेशन क्या है, ये सब चीजें इन, या फिर आई वुड लाइक टू एक्वायर, मतलब हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें यहां पे लिखना होता है। ये होता है SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड स्टेज का। ये था फर्स्ट पार्ट, स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। स्टेज 2 का ये फर्स्ट पार्ट था आपका, जहां पर साइकोलॉजी टेस्ट हुआ। जैसे ही आफ्टरनून होगा, आफ्टर लंच कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन उससे पहले अब मैं अभी ये इंटरव्यू वाला सेक्शन को स्किप करके बाकी बताता हूं GTO के बारे में। इस इंटरव्यू इसके बाद में बताऊंगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेज 2 में डे 3 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट डे हुआ था स्क्रीनिंग, सेकेंड डे हुआ साइकोलॉजी टेस्ट, थर्ड और फोर्थ डे होता है GTO यानी कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट। अब यहां पर क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं 3, ये इंडोर आपके होंगे टास्क। इंडोर टास्क मतलब आप यहां पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो पूरा एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है, जहां पर GD होगी। वो GD जो है 2 टॉपिक वहां पर रहता है। 2 टॉपिक में एक टॉपिक तो रहता है कि आपकी 2-3 ऐसे दिया रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड, और कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप कौन से टॉपिक पर यहां पे डिस्कशन करना चाहेंगे। देन जितने भी मैक्सिमम लोग जिस टॉपिक को बोलेंगे उसी टॉपिक पे वो डिस्कशन स्टार्ट होता है। देन एक जो भी आपके GTO ऑफिसर होंगे वो अपने से सेकेंड वाला टॉपिक देंगे। 2 टॉपिक होती है, दोनों ही टॉपिक पर आपको यहां पर
जीडी करना होता है, जहां पर आप कोशिश कीजिए कि आप इनिशिएटर हैं या फिर आपके पास लॉजिकल पॉइंट्स है। बहुत ज्यादा बोलना भी जरूरी नहीं है, पर चुप रहना भी जरूरी नहीं है, बोलना होता है और लॉजिकल पॉइंट्स देने होते हैं। डोमिनेटिंग भी होना चाहिए, डोमिनेट भी करो, यह नहीं है कि फुल टाइम डोमिनेट ही मत करते रहो। लॉजिकल पॉइंट्स के साथ अगर डोमिनेट करते हो तो बहुत यूजफुल है। आपका जो वॉइस है वो लाउड होनी चाहिए, लाउडनेस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लाउड नहीं रहेंगे तो फिर बाकी लोग आपकी आवाज को दबा देंगे, और वो आवाज दबनी नहीं चाहिए। वो आवाज आपको उठाना है, क्योंकि आप एक पूरी बटालियन या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को आप आगे चल के वहां लीड करने वाले हैं। आप लीडर हैं, आप बॉस हैं, होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको अपनी आवाज लाउड रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद होता है इंडिविजुअल लेक्चरेट। इंडिविजुअल लेक्चरेट में आपके पास जो रहता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स रहते हैं। 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए रहेंगे, एक छोटा सा स्लिप आता है जिस पर 4 टॉपिक रहते हैं, और उन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 3 मिनट्स तक बोलना होता है। जैसे देखिए यहां पर मैं ये दिखा देता हूं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कुछ कैंडिडेट्स ऐसे सेमी सर्कुलर में बैठे हुए हैं जहां पर ये जीडी दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। यहां पर देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट आपके सामने यहां खड़ा है, बाकी कैंडिडेट बैठे हैं और इनके ठीक पीछे जो ऑफिसर, जीटी ऑफिसर होंगे वो बैठे रहेंगे और फुल्ली एनालिसिस कर रहे होंगे इनको। तो यहां पर वो 3 मिनट के अंदर जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर एक छोटा सा लेक्चर देंगे, स्पीच देंगे वहां पर, ठीक है। देन हमारा आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर क्या होता है कि ये जैसा कि ये मैप दिख रहा है, ये मैप रहता है। इस मैप में जो हमारे जीटी ऑफिसर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और चीजें बताते हैं जो रिटन फॉर्म में होता है, और वही चीजें वो लिख के बताते हैं कि जैसे ये है कि आप 10 दोस्त हैं जो भी, फिर यह आता है कि इधर साइड जो रामपुर एयरपोर्ट है, इधर साइड में एक एक्सीडेंट हो गया है, इधर ब्रिज, ये जो रेलवे ट्रैक है वो ब्रिज पे कोई बम लगा रहा है, फिर यहां पर गांव में कहीं आग लग गई है। ये सारे सिचुएशंस हैं और आपको वो सारी सिचुएशंस का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ऐसे में आप अपने ग्रुप के साथ प्लानिंग करेंगे, पूरा प्लान करेंगे और अपने ग्रुप को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। जहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत होगी वहां ज्यादा लोगों को भेजेंगे, जहां कम लोगों की जरूरत होगी वहां कम भेजेंगे। और क्या करके और कैसे करके, जैसे आग लगी है तो सीधा सा बात है 2 पर्सन या 1 पर्सन अगर जाता है तो अकेले आग नहीं बुझा सकता है। हाँ, यह है कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने के अलावा ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है कि पहले आपको इमीडिएटली जाना होगा, आपको वेट नहीं करना होगा। वहां पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका यूज करना होगा। जैसे कि वहां के जो लोग हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए, और फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू, जैसे कि आप या तो पानी से या फिर जो सैंड होते हैं वो सैंड भी अगर फेंकते हैं आप तो आग बुझाया जा सकता है। आग में मेन चीज है कि उसका बेस, जिस बेस से वो आग लगी उस बेस को मिट्टी से अगर ढक देंगे तो अगर वहां पर एयर नहीं जा पाएगा तो सीधा बात है कि वो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की नीड होती है, अगर वो नहीं गई तो वो बुझ जाएगी। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होता है। तो नॉलेज भी रहना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप ये ग्रुप प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जैसे ये पूरा डिस्कशन ही हो रहा होता है, देन एक किसी को, एक हमारी कॉमन प्लानिंग आती है, देन एक किसी को नॉमिनेट करते हैं और वो पर्सन जाके हमारे जो भी ऑफिसर हैं उनके सामने कॉमन स्टोरी को नरेट करता है। यह हमारी थी 3 इंडोर आपके जीटीओ। देन हमारे बाकी के 6 आएंगे आगे जो कि आउटडोर होंगे, जहां पर एक होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नजर आ रहा है, ये आपके पास कुछ प्लैंक होंगे, कुछ आपके रोप्स दिए रहेंगे, रोप, प्लैंक एंड बैम्बू देके आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स रहते हैं जहां पर एक स्ट्रक्चर से होके दूसरे स्ट्रक्चर से होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको जाना होता है। वहां पर पूरी टीम प्लानिंग कर रही होती है और अपना दिमाग लगा के वहां पे जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ही आपकी आती है फर्स्ट, यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसको पीजीटी बोला जाता है। इसके अलावा अब देखो, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जैसा ही होता है हाफ ग्रुप टास्क।
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर क्या होता है, एक बड़ी टीम होती है, जैसे 12 लोग होते हैं, लेकिन हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है कि उस 12 को ब्रेक कर दिया जाता है 2 पार्ट में। 12 लोगों के अंदर हो सकता है कि आप जो चीजें नहीं शो कर पाए थे वो अब 6 लोगों में आप अपना दिखा पाए, तो वो मौका होता है आपको अपनी क्वालिटीज दिखाने का। ठीक है, तो सेम प्रोग्रेसिव टास्क के जैसा ही होता है हाफ ग्रुप टास्क, बस पर्सन कम हो जाते हैं। एक होगा आपका स्नेक रेस, जहां पर ये देख रहे हैं एक, ये बहुत ही मजेदार होता है। यहां पे क्या होता है, 2-3 जो भी टीम होती है वो टीम रहती है, सभी टीम एक स्नेक जैसा पार्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, वो रोप के जैसा ही रहता है, उसको पकड़े रहेंगे पूरी टीम, और फिर वो रेस करते हैं, रनिंग करते हैं, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हुए एंड पॉइंट पे जाते हैं। जो भी टीम जाती है पहले, तो फिर नॉर्मल सेलिब्रेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये फन गेम होता है, इसको एंजॉय करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स आपको देख रहे होते हैं, उनकी नजर में आप रहते हैं। आपका नाम नहीं पता होता है, पता रहता है तो ये सिर्फ चेस्ट नंबर, और वहीं वो नोट डाउन करते हैं कि कौन से चेस्ट नंबर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। हाफ ग्रुप टास्क हो गया। देन आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क की अगर बात करें, जैसे देखिए यहां पर ये रहता है कि ये कोई भी यहां पर रख दिया कि हाँ ये बॉम्ब है यहां पर। अब आप क्या करते हैं कि आप खुद रहेंगे और 2 सब ऑर्डिनेट को लेके आएंगे अपने ग्रुप में से, उन दोनों से ही, उन दोनों को कमांड कर कर आप बता रहे होंगे कि कैसे उस बॉम्ब को वहां से निकाला जा सकता है। आप सिर्फ कमांड करेंगे, आपकी सिर्फ आवाज होगी, बाकी काम आपके जो सब ऑर्डिनेट्स है वो यहां पर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यही होता है आपका क्या, कमांड टास्क। देन आता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ये टोटल 10 आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि विद इन 3 मिनट करने होते हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं ये जो है ये मंकी क्रॉलिंग होता है, जो कि आपके एक रोप के थ्रू आप एक पोल से दूसरे पोल पर आप जा रहे होते हैं ऐसे। देन ये आपके बर्मा ब्रिज नजर आ रहा है, जहां पर 2 रोप हैं जो कि ऐसे बंधे होंगे, एक पर चलना है और दूसरे को हाथ में पकड़ के चलना है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि 8 फीट वॉल को आपको क्रॉस करना होता है। इसके अलावा आपकी बैलेंसिंग होती है, मतलब जमीन से 3 फीट ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रहता है, पतला सा, रेलवे ट्रैक के जितना ही, और उस पर आपको क्या करना होता है, चल के और जाना होता है। ओवरऑल 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। 10 ऑब्स्टिकल्स को आप विद इन 3 मिनट क्रॉस करना होता है। अगर आप 10 2 मिनट में कर लिए तो आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा है, आप रिपीट भी कर सकते हैं जो बाकी हैं, तो इसके भी मार्क्स आपके दिए जाते हैं। मतलब 10 प्लस कितना भी कर सकते हैं, इवन आप चाहो तो 15 या 20 या 20 से ज्यादा भी कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अगर क्विक हैं तो। देन आपका लास्ट होता है फाइनल ग्रुप टास्क। यहां पर सबका कॉम्युलेटिव होता है, वहां फाइनल ग्रुप टास्क कराया जाता है। जो पूरे ग्रुप वाले होते हैं आपके वो रहेंगे, तो वो भी इसी तरह से ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क की तरह से ही अलग अलग आपके बने रहते हैं, वहां परफॉर्म करना होता है। तो ये कुल मिला के आपके जीटीओ के 9 ऑब्स्टिकल्स, 9 टास्क होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 3rd और 4th डे होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मैं छोड़ के आगे बढ़ा था, क्या, इंटरव्यू वाला सेक्शन। स्टेज 2 का ही होता है, 2nd डे, मतलब साइकोलॉजी टेस्ट के बाद, और जीटीओ भी, ये तीनों जीटीओ और साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, आफ्टरनून से पहले हो जाता है। अब जो जीटीओ भी होता है वो 3rd 4th डे होता है। तो देखो, हो सकता है आपके ग्रुप का 3rd डे हो जाए, मतलब 4th डे आपका रेस्ट रहेगा। अगर हो सकता है 4th डे है तो आपका 3rd डे रेस्ट रहेगा, लेकिन रेस्ट भी नहीं रहता, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 2nd डे से लेके 4th डे कभी भी हो जाएगा। बस ये क्रॉस नहीं होता है, ये नहीं कि आपका इंटरव्यू भी और जीटीओ भी एक ही साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि 3rd डे फर्स्ट हाफ में आपका क्या हुआ, जीटीओ, देन 2nd हाफ में इंटरव्यू करा दिया गया। तो 4th डे आपका फ्री है तो इवन परमिशन लेके आप जो भी लोकल मार्केट है या आसपास जा सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको बाहर जाना होता है कि वहां पे जो भी वाटर बॉडी है वहां नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहां पे एक स्टूडेंट को जाना अलाउ नहीं होता, वहां आप नहीं जा सकते। जो भी प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहां आपको जाना अलाउ नहीं होता है। बाकी परमिशन लेके आप जाते हैं और फिर एक टाइम तक आपको वापस आके रिपोर्ट करना होता है। आपके मोबाइल फोन्स आपके पास नहीं होते, वो सबमिट किया गया रहता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल फोन्स आपके पास नहीं होते हैं कि आप बाहर जाके और किसी को कॉल करके मिल लें, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं मैं
तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां 1 to 1 यहां एक ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे रहेंगे, ठीक सामने एक कैंडिडेट एक चेयर पर बैठा होगा और उनकी 1 to 1 इंटरव्यू हो रहा होगा। यहां पर आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है। फॉर्मल ड्रेस के बारे में मैं बता दूं कि कोशिश यह करनी चाहिए कि प्लेन शर्ट हो, वो भी लाइट कलर का, और आपके जो पैंट हो वो आपका डार्क कलर में हो। जबकि फीमेल के लिए ये चीज, अगर वो सलवार सूट पहनती है तो ऊपर का जो भी सलवार ये सूट होगा वो आपका हो जाएगा डार्क, और सलवार यानी कि नीचे का जो पार्ट होगा वो आपका रहेगा लाइट कलर का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। इवन आप टाई भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल पर्सन बन के वहां पे जाना होता है। ध्यान रखना होता है कि फॉर्मल अगर पहने तो फॉर्मल आपके फुट वियर भी होना चाहिए, फुट वियर भी आपको फॉर्मल ही रहना चाहिए। वहां पर एक चीज और ध्यान रहता है, बियर्ड आप नहीं रख सकते हो, बिल्कुल क्लीन सेव होके जाना है। हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए आपका, जब भी आप कहां एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तब। गर्ल्स के लिए भी होता है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप आप करके नहीं जा सकते वहां पर, या फिर फैंसी ड्रेस पहन के कोई भी नहीं जा सकता, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये अलाउ नहीं होता है। ये सब चीजों का, छोटे छोटे चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना होता है। चलिए अब आती है बारी 5वें दिन की, डे 5 की, जिसका सबको इंतजार होता है। और ये वो मोमेंट है जो मैंने भी अपने लाइफ में 7 बार देखा हुआ है। यानी ये जितनी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये 7 बार इन सारी चीजों से गुजर चुका हूं, और ओवरऑल 14 टाइम्स यानी 14 बार एसएसबी इंटरव्यू में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। यहां देखिए, आपको दिख रहा होगा एक कैंडिडेट जो सामने बैठा हुआ है। यहां पर सभी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर आपके 11 से लेकर 15 तक ऑफिसर्स रहेंगे जो कि फुल्ली यूनिफॉर्म में होंगे। पहली बार आप इतने ऑफिसर्स को एक साथ देख रहे होंगे, एकदम आपके सामने, वो भी आपके पास में। आपके ठीक ऊपर यहां पर एक स्क्रीन दिख रही है, वो रहता है लेकिन आप देख नहीं पाते हो क्योंकि आपके जस्ट पीछे रहती है वो। यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि डिसाइड हो चुका रहता है वो 4 डेज तक, सेकेंड से लेकर थर्ड फोर्थ, मतलब 3 दिन तक डिसाइड हो चुका रहता है किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं। तो वहां पर आपसे नॉर्मली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ वाज योर स्टे, सीधा कि आपका स्टे यहां पर कैसा था, व्हाट यू लर्न फ्रॉम हियर, आपने यहां पर क्या सीखा, इसके अलावा एनी सजेशन। तीसरा क्वेश्चन ये रहता है, फिर आपको सीधे बोलते हैं कि थैंक यू जेंटलमैन, अब आप जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जब भी आप कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर इंटरव्यू रूम में एंट्री कर रहे होंगे तो आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है। मे आई कम इन सर, बोलिए। चेयर के पास में आपको आगे खड़ा होना है, सीधे आके बैठना नहीं है जब तक कि आपको यह नहीं बोला जाता है कि जेंटलमैन यू कैन सिट। तो आप वहां पर तब बैठेंगे जब आपको बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो आपको उधर खड़े रहना है। यह चीज का आपको ध्यान रखना है। बैठने के भी तरीके होते हैं, चेयर पे एकदम रिलैक्स नहीं बैठना है ऐसे चौड़ा होके, प्रॉपर बैठना है एकदम। जो आपकी बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर ऐसे पैरेलल होना चाहिए और हाथ बिल्कुल आपके ऐसे पैर पर रहना चाहिए। देखिए वहां पे कुछ और चीजें होती है, अगर आप मुट्ठी ऐसे बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब वो दिखाता है कि आप डर रहे हैं, ठीक है। तो ये, या फिर पैर आपका हिल रहा है तो भी हो रहा है, पैर को चेयर के अंदर लेके नहीं जाना है, पैर को बहुत आगे लेके नहीं जाना है, चिपका के नहीं रखना है, पैर थोड़ा सा खुला हुआ रहना चाहिए, बहुत ज्यादा भी ओपन पैर नहीं होना चाहिए। ये कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है जो आपको ध्यान रखना होता है इंटरव्यू देते टाइम पे। तो ये सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से। फिजिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग बहुत जरूरी होती है। रनिंग आपको करना है, आपको अपना BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रखना है, क्योंकि उसके वजह से सीधे मेडिकल में रिजेक्शन मिलता है। तो इसके लिए आपको बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको आपको मेंटेन रखना है, 19 से लेकर 25 के बीच होना चाहिए। उसके भी फॉर्मूला होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, आपका जो भी वेट होगा वो रहना चाहिए आपके केजी में, और डिवाइडेड बाई आपका जो हाइट है वो मीटर में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट 185 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूंगा 1.85 और इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो जैसे 80 डिवाइडेड बाई 1.85 स्क्वायर और देन कैलकुलेट करेंगे तो वहीं 22 के अराउंड आएगा, तो वो आपका BMI हो जाएगा। अगर 19 से कम है यानी कि आप अंडरवेट है, और 25 से ज्यादा है यानी कि आप ओवरवेट है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है।
अब जैसे ये कॉन्फ्रेंस होगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन पे होते हैं, जहां पर कुछ एक चीज में उन पे डाउट होता है। फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजी में उनके ऊपर डाउट है तो यहां पर साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसके बेस पे फिर फाइनल जजमेंट होता है आपको लेके। तीनों आपके ऑफिसर्स जो कि स्टार्ट से आपके साथ बैठे हुए थे, वो तीनों यहां पे लीड कर रहे होंगे पूरे ग्रुप को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो ये मिलेगा प्लस साइन। एक डिफेंस एस्पिरेंट पर्सन का सपना होता है, ये सपना जहां पर आपके चेस्ट के ऊपर ये एक प्लस साइन ऐसे नजर आना चाहिए। तो ये प्लस साइन आपको दिख रहा है। ये प्लस साइन तभी मिलता है जब एक पर्सन कॉन्फ्रेंस के बाद रिकमेंड होता है। रिकमेंडेशन वर्ड होता है एक, जिस वर्ड के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली होती है, क्योंकि इसके बाद से आप सीधे जा रहे होते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि 4 to 5 डेज का होता है। ओवरऑल हर एक टेस्ट होता है आपका यहां पर। देन मेडिकल के बाद अब जैसे अगर मैं मार्क्स की मैं बात करूं तो मार्क्स यहां पर भी 900 रिटन का था और 900 मार्क्स आपके एसएसबी इंटरव्यू के होंगे। देन ये टोटल मार्क्स ऐड करके यहां पर बनता है मेरिट, और मेरिट लिस्ट निकलती है। जितनी भी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। और फिर जैसे अगर मैं बात करूं कट ऑफ की बात करूं 2022 का, तो यहां आपको दिख रहा होगा आर्मी में वैकेंसी थी 208, यहां पर 10 फीमेल कैंडिडेट इंक्लूड थी, और इसके अलावा नेवी के अंदर 42 जिसमें से 3 फीमेल कैंडिडेट थी, एयरफोर्स में 120 में से 6 फीमेल कैंडिडेट, और नेवल एकेडमी जो मैं बताया था आपको कि जो जेईई मेंस के थ्रू जो जाएंगे वो 30 कैंडिडेट, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट ही है। यहां नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट यानी कि कॉन्फ्रेंस के बाद ये 538 आए थे, और टोटल देखा जाए तो 400 सीट थे, लेकिन 538 रिकमेंड हुए थे। अभी मेडिकल और मेरिट बाकी है। अब यहां से अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एट द रिटन स्टेज 900 में से 316 था, और यहां पर अगर मिनिमम मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं 1800 में से, क्योंकि 900 एसएसपी प्लस 900 रिटन, तो वो था 678, ये मिनिमम था उसका। मेरिट निकलता है आगे। अब जैसे अब देखा जाए तो यही नेवल एकेडमी आपकी यहां पर नजर आ रही है। अब चलिए यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे अगर 2023 का, तो आपको वही दिख रहा है क्या, आर्मी के अंदर 208 42। देन एयरफोर्स में अलग अलग होता है, जैसे एक होता है फ्लाइंग, देखो फ्लाइंग ऑफिसर्स रैंक होता है पहला, लेकिन इसका फ्लाइंग विंग होता है जिसमें आप क्या बनते हैं, पायलट बनते हैं। पायलट बनने के लिए आपको एक और टेस्ट से गुजरना होता है जो होता है पीएबीटी यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अब यहां पे फ्लाइंग हो गया, फ्लाइंग के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी, और ग्राउंड ड्यूटी दूसरा, एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन डिग, ये दोनों होते हैं। देन वही नेवल एकेडमी जो बात किया था 25 मेल हो जाएंगे, सेम वही था, बस यही है कि 5 कैंडिडेट यहां पर कम हो गए हैं, तो टोटल मिला के वैकेंसी है 395। चलिए यहां पर जैसे वही एसएसबी इंटरव्यू के जो मैं बात बता रहा था, जैसे वॉल को जंप करना है, तो यहां कैंडिडेट्स जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू का, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो जब एसएसबी इंटरव्यू फाइनली रिटन क्वालिफाई करके देने जाएंगे तो आराम से क्वालिफाई कर सके। तो यहां पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और देखेंगे। अब जो कोर्स और कॉलेज, कई के मन में होता है कि 12th के बाद ही जॉब करें ऑफिसर, तो क्या हमें कुछ कोर्स कराया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जी हाँ। यहां पर जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली सिंस 1973 से, वहीं से आपको क्या मिलती है, डिग्री मिलती है, जेएनयू की डिग्री मिलती है, और वो डिग्री बीए बीएससी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस मिलती है इंडियन आर्मी कैंडिडेट को, जो कि 3 इयर्स की होगी। इसके अलावा बीटेक की डिग्री मिलेगी एनडीए के में, जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट्स होंगे उनको। अब चलिए, तो यहां पर ये चीजें थी, जैसे अगर ये देख रहे होंगे आप, ये कैंपस है आपका, क्या जेएनयू का कैंपस है, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कोर्सेज की बात करेंगे। जैसे यहां पे दिया हुआ था बीए 3 इयर्स का होगा, जहां पर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस
और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। बीएससी 3 इयर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ना होगा। बीटेक 3 इयर्स प्लस 1 ईयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल ऐसे करके होते हैं। जैसे अगर देखियो इसके अलावा कुछ और भी होता है, क्रॉस सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, मतलब इनको उनका भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक चीजें बेसिक इंजीनियरिंग आपको पढ़ना होता है, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना होता है। तो ये कुछ चीजें हर किसी के लिए कंपलसरी होती है जो कि पढ़ना ही होता है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आपका, ये है एनडीए का एक ये फोटो एनडीए की बिल्डिंग का, जो कि बहुत ही टॉप व्यू है। ये यहां पर आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी, ये एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा है। तो ये आपको एनडीए यहीं पर जाके 4 साल या फिर 3 साल जैसा भी है, जैसे अगर आप एनडीए जाते हैं तो 3 साल यहां पर रहेंगे, चौथे साल या तो नेवल एकेडमी आपको अपने यहां लेके जाएगा, एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स एकेडमी आपके यहां अपने यहां लेके जाएगा। चलिए, तो इसके बाद से हम बात करते हैं यहां पर जैसे बीटेक में, तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सबसे ज्यादा सीट होते हैं, 330 होते हैं। बीटेक के लिए आपके 60 और बीटेक कौन सा, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 60 सीट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी 60 सीट। ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान के आपके फोटो यहां पे नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ और चीजें, जैसे एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड, क्या क्या एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए वो मैं यहां पे बात करूंगा। तो जैसे देखिए यही होता है क्या, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको दिख रहा है, इफेक्टिवनेस, इंटेलिजेंस, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, इसके अलावा स्पीड ऑफ डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा भी होना चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेशन, एक्सप्रेस करने का और डिटर्मिनेशन भी आपके अंदर होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लीड करेंगे तो ये बहुत जरूरी होती है, स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि कब कहां आपको जाना पड़ेगा, स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको अभी से रनिंग करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा चीज होता है जो फिजिकली फिट भी रखेगा, आपकी स्टेमिना भी बढ़ाएगा और आपको क्या होगा, इफेक्टिवली इंटेलिजेंट बनना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लाइवलीनेस होना चाहिए, इसके बाद इनिशिएटिव होना चाहिए, कॉरेज होना चाहिए आपके अंदर और कोऑपरेट करके कोऑपरेशन भी आपके अंदर होना चाहिए, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपके काम यहां पर आने वाली है। तो जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, यही ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है, जिसे ऑफिसर लाइक ऑयल क्यू बोला जाता है। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर ढूंढा जाता है। एक कैंडिडेट के अंदर हर क्वालिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट जितने भी हो सके वो इतना एनफ होना चाहिए कि एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कर सके, वो आगे बढ़ सके, रिकमेंड हो सके और फाइनली एक ऑफिसर बन सके। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना होता है। कब इसकी तैयारी स्टार्ट करें, तो ये आइडियल टाइम होता है आपका क्या, 11th क्लास से ही आप स्टार्ट कर दे, 11th 12th, क्योंकि 12th अपियरिंग में ही आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से आपको एक आइडिया लगता है। आपको एक ये होता है कि हम लोगों के यहां भी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको यहां बताई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स को यहां क्या दिया जा रहा है, उनके जो शोल्डर पर यहां स्टार लगाए जा रहे हैं, वो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है, जिसे पासिंग आउट परेड बोला जाता है, जो कि फाइनली वो ऑफिसर बन गया रहता है, जिससे इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल गई रहती है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया रहता है आपका एनडीए से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां आपके कुछ पर्सनालिटीज को मैं दिखाऊंगा। जैसे यहां पर हैं राकेश शर्मा, जो कि विंग कमांडर थे, तो इनके बारे में आप पहले से जानते हैं, ये भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ही पार्ट है। यहां पर आपको दिख रहे हैं बिपिन रावत जी, जो कि फॉर्मर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा आपको यहां पर दिख रहे हैं वीके सिंह जी, जो कि फॉर्मर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी आपको नजर आएंगे, जैसे यहां पर आपको देख रहे हैं क्या, GR गोपीनाथ, जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर, द फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन के ये फाउंडर हैं। इसके अलावा यहां पर आपको राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि लोकसभा के मेंबर हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी
तो ये भी आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ही पार्ट है। ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रोवाइड कराया हुआ है। जहां यहां पे दलवीर सिंह सुहाग जी जो है वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अभिनंदन जी भी यहां पर हैं जो कि ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं। तो ये थे कुछ पर्सनालिटीज जो कि आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ही प्रोवाइड कराया हुआ है। यहां पर आपका रेजोनेंस टीम आप स्वागत करती है और रेजोनेंस की टीम जो है उसका एक पार्ट, एक विंग है पीएसपीडी, जो कि आपको एनडीए की प्रिपरेशन कराते हुए नजर आएगी। एनडीए का रिटन, उसके अलावा आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें, जैसे कि मैं बता रहा था क्या क्या आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है, तो उसके बारे में भी एक स्टार्टिंग या फिर बोल सकते हैं कि हेल्प एक जो जरूरी होता है या प्रिपरेशन के लिए जो चीजें जरूरी होती है, जो नीड होती है, उसके बारे में भी आपको जरूर गाइड करेंगे। उससे आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन के आएंगे। तो रिटेन के बाद आप फिर एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करके फिर जाएंगे तो आपका रिटेन प्लस एसएसबी दोनों क्वालिफाई होगा। और इसी उम्मीद से मैं यहां से साइन ऑफ करता हूं। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स, आप अपना बेस्ट दीजिए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व कीजिए, नेशनल को सर्व कीजिए, क्योंकि आप हैं तो ये पूरा देश है। क्योंकि ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बदौलत ही हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो उन सभी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। थैंक यू सो मच।